आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज के बाद वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे वन्य संपदा को और वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है और इसके अलावा हिमाचल के ग्लेशियर को भी नुकसान हो रहा है। ये कितना खतरनाक है, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है वाडिया हिमाचल भू विज्ञान संस्थान के निदेशक कालचंद सैनी। डॉक्टर कालचंद सैनी जी, आपका बहुत स्वागत आज के प्रोग्राम में। धन्यवाद आपको मुझे मौका देने के लिए इस अवसर पर। जी कालचंद सैनी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जंगल में लगी आग से फॉरेस्ट फायर का क्या रिलेशन है और इसका ग्लेशियर पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, जब जंगल में आग लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वजह क्या है कि हम लोग का जानना जरूरी है। अगर वो हम लोग ठीक तरह से समझ पाएंगे तो उसके लिए मिटिगेशन मेजर भी आसान हो जाता है। जी मोस्टली हिमालयन रीजन में, पर्टिकुलरली उत्तराखंड में अगर हम लोग देखे हैं तो 71% है फॉरेस्ट कवर। उसमें से 28% फॉरेस्ट कवर 3.3 है। तो उसमें जो निडल स्पॉट होता है वो उत्तराखंड पहाड़ और जंगल में वो भरा जाता है। और जब हीट वेव आता है, जब अभी एयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उसमें हमेशा कुछ न कुछ कारण से, वजह से उसमें आग लगने का संभावना होता है। और जब आग लग जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसे इनफ्लेमेबल लीव्स भी है, ट्रीज भी है, सूखे ट्री भी है, सब उसमें आग लग जाते हैं तो जंगल पूरा एक जगह शुरू हो जाए तो बहुत दूर तक वो सब कर देते हैं। तो इसके मेन वजह यही है। अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है जो आजकल का हॉट वेदर है, ड्राई स्पेल है, स्कैंटी विंटर रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल भी कम हो रहा है, पाइन नीडल्स ट्री का लीव्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फ्लेमेबल लीव्स एज वेल एज ट्रीज, सूखा ट्रीज है पर्वत पहाड़ों रीजन में। तो उसमें मोस्टली ये सब चीजों में हम ही लोगों का वजह से, मैनमेड का वजह से कभी कभी ये ज्यादा खतरा पैदा करता है। तो मैनमेड में क्या है, कभी कभी वहाँ का लोग उतना एजुकेटेड नहीं है, सेंसिटाइज नहीं है। हम लोगों को सेंसिटाइज करने का जरूरत है, एडुकेट करने का जरूरत है। किस तरह से ऐसे अगर सूखा पत्ता और ट्रीज रहे उसको हम लोग प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, उसके लिए अलग तरह से कुछ उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, सो दैट वहां पर आग लगने का संभावना कम रहता है। कुछ लोग ऐसे बीड़ी सिगरेट पी करके ऐसे ही जला हुआ बाट फेंक देता है, उसके समझ में नहीं आता है इतना छोटा सा बाट कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो उसके लिए एजुकेशन करने का जरूरी है। तो ये जो चीज आगे हो रहा है, जनरली मई महीना में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव होता है, जून में होता है, जब फिर बारिश आता है तो फिर उसका कम हो जाता है। लेकिन ये जो वजह है, मैंने कॉज बताया है, जो प्रेजेंस ऑफ द इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, और हम लोगों को भी इसमें सजाग होने का जरूरत है, सेंसिटाइज करने का जरूरत है। बट आपने जो मेन क्वेश्चन मुझे किया है एज एन एक्सपर्ट वर्किंग इनटू द हिमालयन रीजन ऑन ग्लेशियर्स, इसके ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा, ये सवाल आपने पूछे। अभी ना वो पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। तो जब इस तरह से जंगल में आग लग जाता है, तो बिफोर कमिंग टू द मेन जो ग्लेशियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पैदा कर रहा है, मैं 2-3 चीज और भी आपको बताना और शेयर करना चाहता हूँ जिसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो बहुत सारी रेयर एंड ये हमारा एबोरिजिनल फौना एंड फ्लोरा है, जब जंगल में आग लग जाता है तो नष्ट हो जाता है। उसको फिर हम लोग को लेके आना हमारा बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जब इस तरह से आग लग जाता है तो हमारा जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है, उसमें सरफेस रॉक जो होता है वो उतना वीक पैदा हो जाता है। और हम लोगों को मालूम है जो हिमालय का लैंडस्केप है, सरफेस रॉक्स है, अगर उसमें चेंज आया, बदलाव आए, तो जब भी वहां पर कुछ फ्लैट होता है, जो लैंडस्लाइड होता है, आर्टक्वेक होता है, जो वो लैंडस्केप जनरली कंट्रोल करता है कितना डैमेज उस जगह में होगा। तो ये भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फॉरेस्ट फायर की वजह से जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारा आपदा के लिए भी काफी खतरा पैदा हो सकता है। तो इसके लिए हमारा सरकार को जिस तरह से काम कर रहे हैं,
जगह जगह में जो फायर फाइटिंग और कुछ फैसिलिटीज रखने का प्रयास लिए है। हमारा आर्मी, हमारा एयरफोर्स, वहाँ का लोकल लोग जिस तरह से इसको जल्दी लग जाते हैं बुझाने के लिए काम करता है, हम इसके लिए सचमुच लोगों को सैल्यूट करते हैं। फिर भी हम लोगों के और भी प्रिकॉशनरी मेजर लेने का जरूरत है। अभी ना मैं डायरेक्टली आता हूँ आपका क्वेश्चन पर। सब लोग को मालूम है जो उत्तराखंड में पर्टिकुलरली 978 ग्लेशियर्स है, जो करीब करीब आपका 3550 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करके रखा हुआ है। एंड सभी को मालूम है द ग्लेशियर से जो हमारा नदियां आ रहे हैं, मेन रिवर जो है गंगा, यमुना, ये सब लाइफ लाइन है। हमारा ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, हमारा इरिगेशन के लिए है, हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए है, हमारा कुछ डोमेस्टिक यूसेज के लिए है, इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए। तो बहुत बड़ा योगदान ग्लेशियर एंड ग्लेशियर से जो रिवर निकल के आ रहा है वो हमारे लिए देता है। तो अभी हम लोगों को ग्लेशियर का हेल्थ के बारे में ध्यान देना जरूरी है। अगर ग्लेशियर हेल्दी रहेगा तो रिवर हेल्दी रहेगा, रिवर हेल्दी रहेगा तो इतना सारी हम लोगों को फायदा होता है। इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूजेज, इंडस्ट्रियल यूज, उसके लिए भी हमारा होता है। तो जनरली जब जंगल में आग लग जाता है तो डेफिनेटली एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नंबर 1, एयर में बहुत सारी कार्बन सूट चला जाता है। नंबर 2, तो ये जो एटमॉस्फेयर में आ जाता है, एटमॉस्फेयर में एरोसोल्स और सूट पार्टिकल, तो उसका एयर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जब एयर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो वो डेफिनेटली जो ग्लेशियर एंड स्नो है उसको पिघलने के लिए, क्विक पिघलने के लिए मदद करता है। अगर मान लीजिए स्नो प्रेसिपिटेशन हुआ है, हमारे वहां पर ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स के ऊपर भी है, नीचे भी है, एब्लेशन जोन में भी है, तो इस तरह से एयर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो एब्लेशन जोन में आइस बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। जो स्नो अकोमोडेशन रहता है, स्नो कुछ देर तक वहां पर रहना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द सूट्स एंड अदर मटेरियल एरोसोल्स इन द एयर टेम्परेचर, तो उसमें क्या होता है जो ग्लेशियर्स है वो जल्दी थोड़ा पिघलने, और स्नो जो है जो थोड़ा देर तक रहना चाहिए था ग्लेशियर्स के हेल्थ के लिए, वो भी पिघल जाता है। तो एक फैक्टर तो एयर टेम्परेचर इंक्रीज का वजह से। दूसरा फैक्टर है इसमें से जो सूट निकल के जाता है, कार्बन पार्टिकल जो जा रहे हैं, वो जो आपका ग्लेशियर्स के ऊपर कवर कर देते हैं, तो क्या होता है जो रेडिएशन हो रहा था सूरज से, जो इतना तेज आ रहा था, तो बहुत ज्यादा आपका रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो जिसको हम लोग अल्बीडो बोलते हैं। तो वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द सूट डिपोजिशन और बिकॉज ऑफ द सम पार्टिकल जो ग्लेशियर्स को और स्नो को कवर करके रखते हैं, उसमें जब हमारा रिफ्लेक्शन कम हो जाता है तो वहां पर टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो जाता है। और टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से ग्लेशियर भी फास्ट मेल्टिंग होने लगता है। और ग्लेशियर अगर फास्ट मेल्टिंग हो जाता है, स्नो जितना देर तक वहां पर रहना चाहिए था उसका पहले ही पिघल जाता है। तो ऐसे पिघल गया, ऐसे हमारा ग्लेशियर भी पिघल गया, तो जो लॉन्ग टर्म हम लोगों को फायदा होता है उसमें से बहुत सारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को जो चीज मैनमेड का वजह से हो रहा है उसको तो कम्प्लीटली हम लोगों का हाथ में है स्टॉप करने के लिए, बट जो नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है उसको तो हम लोग ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन मैनमेड जो 98% वजह जो है फॉरेस्ट फायर के लिए मैनमेड रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू, प्रॉपर सेंसिटाइजेशन थ्रू, थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर के थ्रू और सम सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज फायर फाइटिंग के आसपास में जगह टू जगह लोगों को रेडी रखने के लिए, पर्टिकुलरली फरवरी टू जून ये पर्टिकुलर महीना सेंसिटिव होता है ये पर्टिकुलर फेनोमेना के लिए। तो हम लोगों को इस एंगल से गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से प्रयास चल रहा है, गवर्नमेंट अकेला नहीं कर, गवर्नमेंट मतलब हम लोग सब, तो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेटर्निटी है, हमारा एजुकेशनिस्ट है, हमारा एनवायरमेंटलिस्ट है, पॉलिटिशियंस है, एंड सब मिल के उसी कॉमन लोग उस जगह में रहता है, सभी में एक कोहेरेंस व्यू पैदा करने की जरूरत है कि हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सो दैट ये एनवायरमेंट को हम लोग कभी भी फॉरेस्ट फायर के वजह से जो हमारा नुकसान पहुंच रहा है वो नुकसान ना हो। इस तरह से प्रॉपर एजुकेशन एंड
सेंसिटाइजेशन करने का जरूरत है। तो ब्लैक कार्बन एंड कार्बन सूट वहां पर डिपोजिशन होने से हमारा पिघलने का, बिकॉज वहां पर टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो जाता है इंस्टेड ऑफ जो अल्बिडो फिनोमेना हम लोग बोलते हैं, जिसके थ्रू टेम्परेचर और जो रेडिएशन होकर के हीट निकल जाता है, वो संभावना घट जाता है। और एटमोस्फियर में जब फूड बोला, मैं एरोसोल बोला, जो कार्बन पार्टिकल बोला, उसका वजह से भी जो एयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और एयर टेम्परेचर जब ग्लेशियर का कांटेक्ट में आता है तो ग्लेशियर को भी इजीली पिघलने की भी मदद होता है। जी कालचर सैनी जी, अगर हम बात करते हैं तो गंगोत्री ग्लेशियर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च भी चल रहा है, तो क्या वो घट रहा है और इस पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर में वाडियर हिमालय जियोलॉजी बहुत सालों से स्टडी कर रहा है, एंड इस स्टडी से हम लोग अभी कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी कर रहे हैं गंगोत्री ग्लेशियर को। अभी जो हम लोगों को पता चला है क्लाइमेट चेंज का वजह से जिस तरह से उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, लास्ट 30, 40, 50 इयर्स का जो हमारे पास डेटा है, उस डेटा से हम देख रहे हैं जो ग्लेशियर्स वहां पर रिपीट हो रहा है 15 to 20 मीटर पर ईयर रेट में। तो इस तरह से वहां पर ग्लेशियर पीछे जा रहा है, मतलब वो हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ घिसक के चला जा रहा है, जो रिपीट हो रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। एंड इसका मेन वजह तो वही है जो वहां पर भी एयर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एलिवेशन डिपेंडेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, एंड इसके वजह से ग्लेशियर वहां पर पिघल रहा है एंड वहां पर उसका रिट्रीट भी हो रहा है। जी कालचर सैनी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हिमाचल की ग्लेशियर की वर्तमान सेहत क्या है, किस तरह की, और आने वाले समय में किस तरह के लिए खतरा है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जो हिमालय अभी क्लाइमेट चेंज का वजह से जिस तरह से चेंज हम लोगों का स्टडी से पता चल रहा है, इसमें एक वर्ड में कहना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग पास्ट में भी देखे थे जो टेम्परेचर राइज का टाइम में ग्लेशियर क्या हुआ था, फिर टेम्परेचर जब फॉल ग्लेशियर इंटरग्लेशियर पीरियड में, तो एज ए होल हम लोग हिमाचल प्रदेश में एंड आपका उत्तराखंड का जो ग्लेशियर्स है वो तो रिट्रीट देख रहे हैं, लेकिन हम लोग फर्दर नॉर्थ वेस्ट में अगर कराकोरम की तरफ तो जाएंगे तो वहां पर कुछ ग्लेशियर अभी स्टेबल है, कुछ ग्लेशियर एडवांस भी हो रहा है। तो इसमें अगर एंटर हिमालय के हम लोग देखते हैं, एक तो नॉर्थ वेस्ट में कराकोरम, हिमाचल, देन हम उत्तराखंड, देन इधर नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएंगे तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालय का डिफरेंट तरह का हम लोग ग्लेशियल इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से देख रहे हैं। तो इसके वजह एक वार्ड में, 2 वार्ड में कहना बहुत मुश्किल है जो जिस तरह से अभी, लेकिन ग्लेशियर तो पिघल रहा है एंड ग्लेशियर रिट्रीट भी हो रहा है, क्षीण भी हो रहा है। एंड इसके एक पर्टिकुलर ग्लेशियर हम लोग उत्तराखंड स्टेट में भी स्टडी किए थे, जो खैटलिंग ग्लेशियर है वो थिनिंग भी हो रहा है, एंड उसके एसोसिएटेड एक ग्लेशियर लेक है वो एक्सपैंड भी हो रहा है। इसका मतलब उसमें जो पानी इतना ज्यादा और रेट में इंक्रीज हो रहा है, उसका वजह है उसका ऊपर जो ग्लेशियर खैटलिंग है वो थिन हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिमालयन रीजन, डिफरेंट स्टेट का अलग अलग हम लोग तरह के स्टडी कर रहे हैं। एंड स्टडी जब तक लॉन्ग पीरियड नहीं करेंगे, लॉन्ग डेटा सेट जनरेट नहीं करेंगे, 30-40 ईयर्स को कोई नहीं करेंगे, 30-40 ईयर्स का पिछले के डेटा को एक साथ में लेकर के एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इसका बारे में जो भी कोई 3 साल का 5 साल का डेटा लेकर के कहते हैं, उसमें हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म डेटा लेकर के बातें करते हैं उसमें ध्यान देकर के एक होलिस्टिक व्यू और हिमालय में ग्लेशियर्स के ऊपर क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किस तरह से बढ़ रहा है, उसके ऊपर अध्ययन चल रहा है एंड अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इससे हमारा फ्यूचर हेल्थ ग्लेशियर का कैसे रहेगा, हम लोगों का एनवायरमेंट का हेल्थ कैसे रहेगा, नदी का हेल्थ कैसे रहेगा, और इसी सभी का हेल्थ के साथ हम लोगों का हेल्थ भी जुड़ा हुआ है। जी कालचर सैनी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और नमस्कार, मुझे मौका देने के लिए, आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।